लेकिन इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री कन्हैया आहूजा भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा आप एक रिएक्शन यहाँ पर लेना बड़ा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बातचीत की तो उनका एक सवाल था, वहाँ से सवाल ये उठ करके आया कि क्यों नहीं पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोल को, डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर के आया जाए। लेकिन सवाल अक्सर जब भी इस बारे में उठता है तब किसी भी राज्य सरकार का एक मत नहीं होता है। देखिए, बहुत बड़ा रेवेन्यू है जीएसटी किसी भी राज्य सरकार का, और अभी मुझे लगता है कि अभी राज्य सरकारें इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है मेंटली हर तरह से, कि क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जीएसटी से होता है। तो मुझे लगता है अभी लगेगा 2-3 साल अभी और उनको लगेंगे। और लेकिन आगे पीछे इन अ ईयर और टू ये सब चीजें जीएसटी के दायरे में आएंगी, बट मुझे लगता है अभी 1-2 साल का समय और लगेगा, क्योंकि राज्य सरकारों में सहमति नहीं है, और मुझे वो लगता है कि उस पर थोड़ा वक्त और लगेगा। टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर के जो 7 लाख तक की आय है उसमें किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये मुझे लगता है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, कहने की कोशिश, इन बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 लाख तक की आपकी आय नहीं, लेकिन 7 लाख के जैसे ही आप ऊपर 1 रुपए भी ऊपर जाएंगे तो आप नए नए टैक्स स्लैब्स में आ जाएंगे। और उस वक्त जो आपको बेनिफिट मिलते थे, एटीसीसी के बेनिफिट या फिर मेडिक्लेम के बेनिफिट या फिर जो भी आपको बेनिफिट मिलते थे, इवन हाउसिंग लोन का जो बेनिफिट आपको मिलता था, वो इंटरेस्ट रेट पे जो आपको बेनिफिट मिलते, तो बेनिफिट्स आपके खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सरकार ने ये कहा है कि भाई हम आपको जो 7 लाख के आपको स्लैब में आप आना चाहते हैं, आपको वो सब बेनिफिट्स का आपको फायदा नहीं होगा। एक चीज जो उसमें मुझे ठीक नहीं लगती है, भारत का विकास का मॉडल आप देखेंगे, भारत के विकास के मॉडल में सेविंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हम चाहे मजबूरी में टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख सेव करते थे, या पीपीएफ में डालते थे, या दूसरे अकाउंट्स में डालते थे, हम सेव करते थे, लेकिन जब अब हमें उस सेविंग का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ऐसे लोगों की संख्या कम हो जाएगी जो इस तरह से सेविंग करेंगे। और भारत में यदि आप सेविंग को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये बहुत सही नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि मैं सरकार के इस कदम से बिल्कुल खुश नहीं हूं, कि सरकार को सेविंग को प्रमोट करना चाहिए था। और सेविंग प्रमोट करने से, यदि हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, और यदि हम इस तरह के विकास की बात करें जिसमें निवेश एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट प्रूव होगा डेवलपमेंट में, तो वहां सेविंग को प्रमोट करना बहुत लाजमी है। और इस पर्टिकुलर बजट में लगता है कि सेविंग पे सरकार ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है, और सेविंग का जो बेनिफिट था 1,50,000 तक का, जो आपका एडीसीसी का बेनिफिट था, वो भी मुझे लगता है अब आप कंज्यूमर्स उसको एडवांटेज नहीं ले पाएंगे नए टैक्स रिजीम में। तो इन माय ओपिनियन ये ठीक नहीं है। यानी कि ये डिमोरलाइज करता है एक तरीके से जो सेविंग के लिए, कम से कम टैक्स सेविंग के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं हताशा, निराशा हाथ लगी है। लेकिन इसमें कोई सजेशन आपका जिसके जरिए आपको लगता है कि सुधार हो सकता था? हम कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेविंग के लिए या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर? देखिए, भारत में यदि आप सोशल सिक्योरिटी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी हर आदमी तक कितनी पहुंचती है आप सब जानते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के लिए आदमी खुद चिंता करता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट से उसको नहीं मिल पाता है, वो खुद अपनी सेविंग करता है, और ऐसे में सेविंग पे जो थोड़ी बहुत ही जो टैक्स रिबेट मिलता था, यदि वो भी आप बंद कर देंगे तो ये सही नहीं है। तो मैं सोचता हूं कि आने वाले वक्त पे सरकार को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना। यदि आप देखें 2007-2008 में जो सब प्राइम क्राइसिस यूएस में आए, उससे हम यदि बच पाए हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण था कि भारत में सेविंग की आदत थी, हमारी आदत है सेविंग करने की। हम बचपन से जैसे बड़े होते, हम 100 रुपए कमाते, 20-25 रुपए अपनी जेब में सेव करके रखते, वो आदत हमको बचपन से हमारी जनरेट होती है। तो उस सेविंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो सेविंग आगे जाके हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में बदलती है। तो मुझे लगता है कि भारत यदि की इस जो साल ग्रोथ सरकार रेट ने, है वो उस लिहाज से तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर के अंदर भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश है। आप इससे संतुष्ट हैं?
बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आप कोविड-19 से पहले की आप मैंने वो सुबह भी चर्चा की थी कि कोविड-19 से पहले जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम थी। कोविड-19 के बीच में हम 6.5% के प्रतिशत से नीचे चले गए। उसके बाद जिस तरह से हम उभर के आए, आज हमारे पास देखिए हम पिछले 2-3 साल के बजट को देखें और इस साल के बजट को देखें तो सरकार का एक ही रुझान रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन पे सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। सरकार ने पूरा ध्यान दिया है कि डिजिटल करेंसी को डिजिटल फाइनेंशियल जितना टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ की तरफ सरकार का ध्यान दिया है। देखिए आने वाला वक्त अब आप मान लें कि भारत में भी विकास का जो भी मॉडल आएगा वो अच्छी तकनीक पर निर्भर होगा। हम जो भी करेंगे उसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन ये जितने भी सरकार के मेन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तकनीक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर भी हमें आगे बेहतर करना है, तो उसमें तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और इस पर्टिकुलर बजट में बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल को प्रमोट करता है। हम जिस तरह की उम्मीद कर रहे थे कि इस साल चुनावी साल है, शायद बहुत लुभावना बजट होगा, उस तरह का बिल्कुल नहीं है। सरकार ने एक बजट निकाला है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये डेवलपमेंट बजट बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं एक ही जगह मुझे निराशा देखने को मिली है, वो है कहीं न कहीं सेविंग को प्रमोट नहीं करना। भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी डिप्राइव्ड है, जहाँ पे इनकम इक्वालिटी इतनी है, हम्म। उस देश में हम सेविंग को यदि प्रमोट नहीं ठीक है, जरा करेंगे तो इसी को हमारा थोड़ा सा आगे विकास बढ़ा कहाँ देता से हूँ। होगा? डीएन चौधरी जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। डीएन चौधरी जी, सेविंग को लेकर के आपको भी लगता है कि थोड़ी सी निराशात लगी है? जो लोग बहुत हद तक टैक्स सेविंग के तौर पर या किसी भी दूसरे तरीके से अपना पैसा सेव करते थे, सिक्योर करते थे, ऐसे लोगों की संख्या में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, उनके लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। जी हाँ सर, बिल्कुल। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी आए थे 2014 मई में। उसके बाद अगला बजट था 2015 का। वहां उन्होंने क्या कर दिया था, स्लैब को 1 लाख से 1.5 लाख किया था। वो बहुत अच्छा कदम माना गया था। लेकिन उसके बाद अभी तक 2023 तक वो 1.5 लाख की लिमिट चली जा रही है। पिछले 8-9 सालों में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आया। एक्चुअली हुआ होता क्या ना, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए ज्यादा करते हैं। अरे टैक्स बच रही है, कुछ सेविंग कर लेते हैं, टैक्स बच रही है, कुछ सेविंग कर लेते हैं। बट ये हो नहीं पा रहा है। अभी जैसे स्लैब रेट में उन्होंने चेंज किया, उससे बेहतर होता कि वो 1 लाख की जो 1.5 लाख की जो लिमिट है उसको 2 लाख 2.5 लाख का कर देते तो बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम होता, जो नहीं किया गया है। स्लैब रेट को बढ़ा देना बहुत हर क्लास के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। हमने अपने डिस्कशन के शुरू में ही बोला था कि जो इनकम ग्रुप वाले हैं 50 से 75 वाले, उसी को ये फायदा, 60,000 वाले उसी को ये फायदा मिलेगा। उससे ऊपर वाले को कोई फायदा नहीं है। उनको टैक्स कुछ स्लैब नहीं को मिला लेकर इस के वजह लोगों का से। एक और भी रिएक्शन है, क्योंकि न्यूज स्टेट की टीम लगातार लोगों से ये जान रही है कि आम बजट आने के बाद उनका रिएक्शन क्या है। लेकिन प्रोफेसर एस के मिश्रा जी, कई लोगों का ये मानना है इस दौरान कि टैक्स स्लैब में बेशक आपने 7 लाख तक किसी भी तरीका का कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए अगर रोजगार की बात इसमें होती तो शायद टैक्स स्लैब को लेकर के, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक पैसा नहीं आएगा, तब तक टैक्स स्लैब के बारे में सोचना भी आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सा है। तो पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, और अगर इनकम होगी, पैसा होगा, तभी तो टैक्स स्लैब के बारे में सोचेंगे। तो लोगों का ये कहना है कि सबसे पहले रोजगार के बारे में बात होनी चाहिए थी। जी, इसमें हमने आपसे सुबह भी कहा था कि 17-18 से कोई टैक्स उसमें स्लैब में चेंज नहीं हुआ था। 21-22 में न्यू और ओल्ड रिजीम आया था। चूंकि न्यू रिजीम को बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया था, तो इसलिए इस बार उन्होंने न्यू रिजीम में तमाम तरह के वो करके किए हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत यही कि उन्होंने उसके सारे एग्जम्पशंस थे वो हटा दिए हैं। तो अगर आप ओवरऑल तुलना करेंगे जो पुराने चले आ रहे हैं, तो अभी भी लोग न्यू रिजीम में शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम आपसे थोड़ी दूसरी बात कह रहे थे। हमने हाँ। आपसे उस समय भी कहा था कि जो इन डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें इनकम टैक्स मुख्य है, वो उसका नेचर जो होता है थोड़ा प्रोग्रेसिव होता है।
और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनका उनका जो नेचर होता है रिग्रेसिव होता है। सरकार का फोकस इनडायरेक्ट टैक्स पे ज्यादा है, उसे टैक्स कलेक्शन पे ज्यादा जोर रहता है, इसलिए जो इनकम में इक्वलिटी आनी चाहिए वो उसमें उसको झटका लगता है। ये सरकार चूंकि अभी उसने ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम बनाया और इतने स्लैब बनाए हैं और उनका मकसद है कि इसको लोगों को वो करके नए, और उसको डिफॉल्ट भी कहा है कि अगर आप कोई आप नहीं करेंगे तो नए रिजिम में आपको भराएगा। तो जो 21-22 को उन्होंने न्यू रिजिम वो किया था उसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा ले जाना है, लेकिन उनको एक वहां तो ये सरकार चूक गई है कि उनको टैक्स के सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। लेकिन थोड़ा सा उसमें उसका दूसरा पहलू भी है, सरकार के मन में है कि 1-1.5% लोग सैलरीज वर्ग है, लोअर जो सैलरी वर्ग है तो उसको तो 7 लाख एग्जाम करके उन्होंने खुश कर दिया। लेकिन जो मध्य वर्ग है जिसको कहा जाता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास जो है वो तमाम तरह के एग्जाम्शन और उसके आधार पे वो करता है, उनको निराशा हुई है और वही वर्ग बहुत ज्यादा मुखर होता है। हम्म। वो जो वर्ग मुखर हो रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें शोर भी मचाएगा, लेकिन सरकार ने उसकी अपेक्षा जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें जिसमें गरीब तबके हैं, जिसमें कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिसमें लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि चूंकि पार्लियामेंट्री जो आगे चुनाव है उसको चुनाव में जाना है, तो जो कम इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो 80% लगभग आबादी 85% आबादी है, सरकार का हमारा अंदाज है कि ध्यान उस पर रहा है कि वो वर्ग खुश रहे। बाकी जो मुखर वर्ग है वो तो अगर उसको कुछ भी कर देंगे तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल तो बना ही रहेगा। इसलिए हाँ। सरकार ने, हमको ऐसा लगता है कि इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं किया है। यहीं पर थोड़ी चूक हुई है क्योंकि यही वर्ग जो होता है वो डिमांड जनरेट करता है पूरी इकोनॉमी में, और उसको अगर आपने कम किया है, अभी जैसे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट के इंसेंटिव थे वो हट गए हैं, तो लोग नए रिजीम में जा ही नहीं रहे हैं। तो हम्म। इसलिए उसने सरकार ने किया है तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लोग ओल्ड में रहेंगे और वहां उसको बेनिफिट वो बराबर उनको मिलता रहेगा। और बाकी ओवरऑल आप देखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे अभी न्यू टेक्नोलॉजी को डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे एमएसएमई सेक्टर की बात करें, सरकार ने इन पर पूरा जोर लगाया है और उस पर पूरा फोकस किया है। जो जो हमारा जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, जो ट्राइब्स है, जो महिलाएं हैं, जो सीनियर सिटीजन है, उस पर बहुत ज्यादा सरकार का जोर है। बहुत और ज़्यादा ओवरऑल फोकस इस दौरान किया गया है और ओवरऑल इसको अच्छा एक तरीके से बजट कहा भी जा सकता है। लेकिन कन्हैया आहूजा जी, हम जब भी बजट को देखते हैं उस दिन शेयर मार्केट पर सभी की नजरें आकर के टिक जाती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट की चाल ये बताती है कि आज का बजट आखिर कैसा रहा है। तो आपको क्या नजर आया? क्योंकि चाल तो थोड़ी ठीक ठाक सी नजर आई थी और बूम बूम भी हुआ, लेकिन आप इसको असेसमेंट किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, शेयर मार्केट की चाल बहुत शॉर्ट टर्म रहती है, कुछ मोमेंट के लिए रहती है। हाँ। उससे बहुत ज्यादा जजमेंट लगाना बहुत मतलब मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। एक 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 मोमेंट के लिए 2-4 घंटे का एक तरह से आपको वो स्विंग देखने को मिलता है या फॉल देखने को मिलता है। एक 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 डिफॉल्ट रिएक्शन रहती है क्योंकि आपने कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा बदलाव किया, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने की कोशिश की है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान देने की कोशिश की है, आपने इवन हाउसिंग पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की है, हाउसिंग के लिए बहुत बड़ा फंड आपने अलॉट किया है, रेलवेज के लिए कैपेक्स को बढ़ाया है। तो ये इंडिकेटर्स थे जहां पे लगता था कि एमएसएमई सेक्टर जो बहुत परेशान था कोविड-19 के बाद से, उसको एक एडवांटेज देने की कोशिश की है। तो ये, और इवन जो बड़ा एक वर्ग है जो डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, जो हाईएस्ट रेंज में आता है, उनका उनका टैक्स में 42.1 से शायद 39% के आसपास रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो वो एक इंडिकेशंस है जिससे आप कह सकते हैं कि आपका शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशंस आपने को देखने को मिला नहीं, है, क्योंकि एक राइज ये जो देखने को मिला सिचुएशन थी है। इस लेकिन वक्त मार्केट की बड़ी बड़ी क्रूशियल थी। एलआईसी का जो अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट था और वो जो डूबने की बात सामने आ रही है, वो जो निराशा का माहौल था उसको दूर किया है इस आज के उछाल ने। सर, भारत में एक चीज आप ध्यान रखिए, एक चीज बहुत मायने रखने वाली बात है। भारत में एक चीज बहुत चलती है, हम बहुत जल्दी बहुत चीजों को भूल जाते हैं। तो वो सेम कुछ ऐसा ही हुआ है कि आज के बजट ने बहुत चीजों को भुला दिया है। लेकिन एक प्रश्न जो आपने इससे पहले पूछा था कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे आपने कहा था कि डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ एम्प्लॉयमेंट पे बहुत सारी स्कीम्स है। यदि आप कैपेक्स के बजट को देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगभग 33% बढ़ाया गया है। आप ठीक है। 10 लाख करोड़ रुपया आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर
पे बढ़ाया। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा? ये नए रोजगार देगा लोगों को, युवाओं को रोजगार देगा, महिलाओं ठीक है। को रोजगार देगा। इसके समय थोड़ा अलावा सा कम अगर है, रेलवे समय का थोड़ा सा कैपेक्स कम है। भी जरा बढ़ता है। जल्दी से एक रिएक्शन में डीएन चौधरी जी से भी ले रहा हूँ। डीएन चौधरी जी, अब जरा टैक्स सेविंग को लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कम समय में इन्वेस्टमेंट के जरिए कुछ रिटर्न ले सकते हैं, पा सकते हैं, तो क्या वो तरीके हो सकते हैं? जी हाँ, जैसे इस बार एक स्कीम इस बार आया भी है कि कैपिटल गेन्स आप थोड़ा सा बचत इसमें कर सकते हैं, इक्विटी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करके। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है जैसे बॉन्ड वगैरह, उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलेगा और टैक्स सेविंग भी वहाँ होगी। एक दो ज्यादा चीजें तो है नहीं, यही 2-4 चीजें हैं जिसपे आप उसपे जाके आप कर सकते हैं। अच्छा, कोई गवर्नमेंट स्कीम भी ऐसी है जिसमें इन्वेस्ट करके हम कुछ पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि अमूमन भारतीय जो लोग हैं वो शेयर मार्केट इक्विटी में थोड़ा कम जाने से बचते हैं, थोड़ा सा दूरी बना करके रखते हैं, तो वो उनका मन ये कहता है कि थोड़ा रिलायबल सरकार का कोई ऐसा उपक्रम हो जिस पर वो इन्वेस्ट कर सकें। जैसे इस बार भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, सर मैंने एफएमजी का भाषण सुना, इसमें लिखा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कुछ इशू कर रहे हैं। वहाँ लोगों के पास ऑप्शन होगा कि इन्वेस्ट कर लेने का। तो बहुत लिमिटेड चीजें हैं जहाँ स्कोप हो सकता है, पुरानी चीजें ही चली आ यानी रही कि है। बहुत सारे स्कोप भी हैं और आप इसमें कर भी सकते हैं। टैक्स लैब के बारे में पूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया हमारे 3 खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बाकायदा